नमस्कार. क्वेश्चन्स इन माइंड या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी डॉक्टर सर्वेसुमन पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो. आज आपण घेऊन आलो एक नवीन पॉडकास्ट, एक नवीन विषय आणि तेवढाच आवश्यक विषय. आजच्या या पॉडकास्टमध्ये जे सहप्रायोजक आहेत ते आहेत अर्थातच सावली केअर सेंटर. कुठल्याही शारीरिक अथवा मानसिक आजारानं परावलंबित्व आलेल्या व्यक्तींची 24/7 प्रशिक्षित नर्सेस मार्फत शुश्रूषा करणारे ते केंद्र आहे. संस्थेने आजपर्यंत महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, गोवा या राज्यांमधील 3,500हून अधिक रुग्णांना सेवा देऊ केलेली आहे. आज रोजी संस्थेमध्ये 280 रुग्ण सेवा घेत आहेत. आम्ही रुग्णांचे आजार बरे करू शकणार नाही कदाचित, पण ते आजारी आहेत हे निश्चित विसरायला लावू, हे सावलीचे ब्रीदवाक्य आहे. याशिवाय भिकारीमुक्त कोल्हापूर, मातूल, स्वावलंबन शिबिर, सजीव अभियान, सावली सुदृढ गाव, सावली सोशल सर्कल यासारखे उपक्रम सावली राबवत असते. तुम्हाला जर सावली केअर सेंटरशी संपर्क साधायचा असेल तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. हायड्रोथेरपी हा विषयच खूप नवीन आहे. हायड्रोथेरपी म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर गरम पाण्यातील उपचार पद्धती. मग ती कशी केली जाते, ॲक्च्युली हायड्रोथेरपी म्हणजे काय, चला तर मग आपण चर्चा करूया आज हायड्रोथेरपीवर. आजच्या या पॉडकास्टमध्ये ज्या डॉक्टर आलेल्या आहेत त्या स्वतः फिजिओथेरपिस्ट आहेत, हायड्रोथेरपिस्ट आहेत, एर्गोनॉमिस्ट आहेत. 15 वर्षाचा न्यूरो रिहॅबिलिटेशनमधले त्यांचा अनुभव आहे आणि सावली केअर सेंटरमध्ये फिजिओथेरपी म्हणून त्या 7 वर्ष काम करतात. मी स्वागत करतो डॉक्टर राजकुमारी नायडू मॅडम. मॅडम, तुमचं या पॉडकास्टमध्ये खूप खूप स्वागत. नमस्ते सर. आजचा विषय जो आहे हायड्रोथेरपी हा खूपच नवीन आहे. म्हणजे अजून मला नाही वाटत की बऱ्याच जणांना तो माहीत पण नाही आहे, शब्दच आज नव्यानं ऐकला असेल. तर हायड्रोथेरपी म्हणजे काय? एक्चुअली हाइड्रोथेरेपी ये नया प्रोजेक्ट नहीं है सर. लाइक ये बहुत साल से स्टार्ट किया है. मतलब अवेयरनेस नहीं है लोग में, मतलब हाइड्रोथेरेपी मतलब क्या है पता नहीं है. इसकी वजह से सब लोग को नया लगती है. एक्चुअली हाइड्रोथेरेपी मतलब क्या है, हाइड्रोथेरेपी जो नाम है उसमें ही मीनिंग है. हाइड्रो मीन्स वाटर, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट. मतलब पानी को बेस करके, पानी को यूज करके हम ट्रीटमेंट देता है, वही हाइड्रोथेरेपी होता है. नथिंग बट यूजिंग वाटर एज एन एजेंट टू गिव द ट्रीटमेंट. थोडक्यात गरम पाण्याचा म्हणजे पाण्यातील गुणधर्मांचा वापर करून आजार बरे करण्यासाठी पाण्याचा वापर आपण करतो. मग हायड्रोथेरपीमध्ये काय काय टेक्निक्स यूज होतात किंवा काय केलं जातं ॲक्च्युअली? हाइड्रोथेरेपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स रहते हैं. लाइक कॉन्ट्रास्ट थेरेपी, मतलब गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों कॉन्ट्रास्टली ऑल्टरनेटिवली ट्रीटमेंट देके करता है. आईची टेक्निक बोल के एक टेक्निक है और सिट्स बाथ बोल के है. ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज करने के लिए. मग हायड्रोथेरपी जी यूज केली जाते ती कोणत्या प्रकारच्या पेशंटमध्ये केली जाते आणि मग ते कशा पद्धतीने यूज होते, म्हणजे आजार कोणते असतात की ज्यामध्ये तुम्ही हायड्रोथेरपी वापरता? हाँ, हाइड्रोथेरेपी जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पेशेंट्स में यूज करता है, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में यूज करता है, पीडियाट्रिक कंडीशंस में यूज करता है, इवन जीरियाट्रिक पेशेंट्स में भी हम यूज करता है. सो कौन सा कंडीशन है उसके हिसाब से हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट देता है और कंडीशन के सीवियरिटी के हिसाब से उनको प्रोटोकॉल बनाना जाता है. मतलब ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के लिए अलग प्रोटोकॉल रहती है, न्यूरो के लिए अलग रहती है, पीडियाट्रिक केसेस के लिए अलग रहती है, जीरियाट्रिक केसेस अलग रहती है. नॉट ओनली फॉर पेशेंट, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम हाइड्रोथेरेपी देती है. सो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए भी अलग सा प्रोटोकॉल रहती है. मग हायड्रोथेरपी आणि स्विमिंग टँक ह्याच्यामध्ये मुळात काय डिफरन्स आहे? कारण हायड्रोथेरपीमध्ये तुम्ही म्हणालात की पाण्याचा वापर केला जातो, मग स्विमिंग टँक आणि याच्यात काय वेगळं आहे? राइट, करेक्ट क्वेश्चन. बहुत लोग को लगता है हाइड्रोथेरेपी और स्विमिंग पूल दोनों एक ही है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोथेरेपी टैंक एंड स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में ओनली स्विमिंग करते हैं, लाइक प्लेयर्स को और नॉर्मल पीपल कैन स्विम. बट हाइड्रोथेरेपी टैंक कंप्लीटली पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए डिज़ाइन किया है. एंड नॉट ओनली दैट, हाइड्रोथेरेपी टैंक जो है वो कंप्लीट वार्म वाटर टैंक है. 33 to 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें मेंटेन होती है. एंड नॉट ओनली दैट, हाइड्रोथेरेपी टैंक जो है वो कंप्लीटली ट्रीटमेंट पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है. अगर डेप्थ देखे तो नॉर्मल स्विमिंग पूल से देखे तो डेप्थ कम रहती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट फ्रेंडली डिज़ाइनिंग रहती है. लाइक ऊपर हार्नेस रहते हैं पेशेंट के लिए, रैम्प्स रहते हैं जहाँ पकड़ के जाने के लिए, और अंडर वाटर एक्सरसाइज करने के लिए हाइड्रोथेरेपी टैंक के अंदर ट्रेडमिल रहती है, साइकिलिंग रहती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेलल बार्स रहती है गेट रनिंग के लिए. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज भी यूज कर सकता है इधर हाइड्रोथेरेपी टैंक में. एंड नॉट ओनली दैट, हाइड्रोथेरेपी टैंक जो है कंप्लीट वार्म वाटर टैंक है, और हाइड्रोथेरेपी टैंक जो है वो क्लोज टैंक रहती है. मतलब स्विमिंग पूल ओपन रहती है, कभी कभी क्लोज रहते हैं, मगर हाइड्रोथेरेपी टैंक कंप्लीट क्लोज रहती है ताकि 365 डेज हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सके
और फीमेल पेशेंट्स जो है कंफर्ट के लिए हम यूज़ कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हाइड्रोथेरेपी टैंक स्विमिंग पूल से डिफर करती है। अच्छा, तो व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट यू ट्रीट इन हाइड्रोथेरेपी? अगर बीमार नहीं है कोई और फिट है तो भी वो ले सकता है क्या, और अगर बीमार है तो कौन सी बीमारियों में यूज होता है? राइट। हाइड्रोथेरेपी जो है वो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में हम ट्रीट होता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, पीडियाट्रिक कंडीशंस में, जीराट्रिक कंडीशंस में, स्पोर्ट्स में, सब में यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल पैरालिटिक पेशेंट्स को पैरालिसिस होने के बाद ऑटोमेटिकली मसल वीकनेस रहती है, उसमें बैलेंस चली जाता है, वॉकिंग पैटर्न चेंज होती है उनका। सो वो टाइम में पैरालिटिक पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी देने से उसका मसल पावर बढ़ती है, उसकी बैलेंस अच्छे से आती है और उसका स्टैमिना भी बढ़ती है। और बोलना है तो आर्थराइटिस, संधिवात सुना होगा आपने। सो आर्थराइटिक पेशेंट जो है उसको नी पेन रहती है, मोस्टली नी पेन 90% पेशेंट्स को। सो एक्सरसाइज बोलते हैं हम, एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट मना करता है क्योंकि दे वोंट शो दैट इंटरेस्ट। क्योंकि क्या होता है, फ्लोर के ऊपर एक्सरसाइज करने के टाइम क्या होता है, हमारा बॉडी वेट पूरा नी के ऊपर आता है, आने के बाद पेशेंट फील्स डिस्कम्फर्ट, पेन रहती है पेशेंट को। सो पेशेंट इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। मगर वाटर के अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी वेट 0 होती है, मतलब पूरा बॉडी वेट जो है नी के ऊपर आने के बाद भी वाटर के अंदर दे वोंट फील पेन। ओके, मतलब बॉडी लाइट रहती है, दे विल एंजॉय व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइजेस। अगर स्टार्टिंग स्टेज में आर्थराइटिस है, मतलब संधिवात स्टार्ट हो गया, अक्यूट स्टेज बोलता है उसको, अक्यूट स्टेज में अगर पेशेंट को पैरेलली फिजियोथेरेपी हाइड्रोथेरेपी दोनों पैरेलली दिया तो देयर वोंट बी चांस टू गेट प्रोग्रेस, मतलब पेन रिलीव कर सकता है और जो मसल से सराउंडिंग लिगामेंट्स वगैरह हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और सर्जरी तक जाने का नीड नहीं होता है। वी कैन अवॉइड सर्जरीज बाय गिविंग हाइड्रोथेरेपी टू। उसके साथ साथ सेरेब्रल पैल्सी, पीडियाट्रिक केसेस में लिया तो सेरेब्रल पैल्सी बच्चे रहते हैं। सेरेब्रल पैल्सी बच्चे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टिफनेस रहती है, पाई में स्टिफनेस रहती है और मूवमेंट नहीं रहते हैं बच्चों में, और मतलब लाइक बैलेंस नहीं रहते बच्चे में, और वॉकिंग पैटर्न चेंज होता है। कुछ सेरेब्रल पैल्सी बच्चे में वॉकिंग भी एब्सेंट होती है। सो ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहते हैं, स्वैलोइंग प्रॉब्लम, क्योंकि मसल टाइटनेस की वजह से। सो सेरेब्रल पैल्सी बच्चों को भी वाटर के अंदर ट्रीटमेंट दिया तो मसल रिलैक्स होती है, क्योंकि ये जो टैंक है ये वार्म वाटर टैंक है। सो क्या होता है, एक बार पानी के अंदर जाने के बाद वो हाइड्रोस्टैटिक वेव्स जो रहता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो रहता है, वो स्किन को टच होने के बाद ऑटोमेटिकली वासोडाइलेटेशन होता है। मतलब हमारे ब्लड वेजल्स जो है वार्म फील करते ही ब्लड वेजल्स ओपन हो जाते हैं, ओपन होकर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, मसल्स गेट रिलैक्स्ड। सो हम स्ट्रेचिंग्स देने के लिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह लेने के लिए भी पेशेंट फील कंफर्ट, उनको पेनफुल मूवमेंट नहीं रहते। पेशेंट पेन है तो पेशेंट वोंट कॉपरेट, अगर पेन ही नहीं है तो पेशेंट ऑब्वियसली विल कॉपरेट। नॉट ओनली दैट, फॉर एग्जाम्पल अभी कंप्लीट डे हम काम करते हैं, बहुत टायर्ड हो जाता है, टायर्ड होने के बाद घर जाने के बाद हम गर्म पानी से नहाने से अच्छा रहता है फील या ठंडा पानी से? ऑब्वियसली वार्म वाटर से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, वासोडाइलेटेशन होती है, वी फील मच बेटर। ओके, सो सेम लाइक दैट, गर्म पानी के अंदर जाने के बाद पेशेंट फील प्लेजर, मतलब अच्छा फीलिंग होती है, उससे पेशेंट अच्छा, जो भी प्रोटोकॉल हम बना के देते हैं वो अच्छे से करते हैं पेशेंट। उसके साथ साथ जीरियाट्रिक पेशेंट्स, मतलब ओल्ड एज पेशेंट्स पे कॉमन प्रॉब्लम होती है इम्बैलेंस, क्योंकि ऑब्वियसली मसल वीकनेस रहता है उनको। सो ये जीरियाट्रिक पेशेंट्स को भी हाइड्रोथेरेपी देने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ती है, और नॉट ओनली दैट, ब्रीथिंग जो रहता है, ब्रीथिंग का कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है, मतलब लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सो न्यूरोलॉजिकल केसेस, ऑर्थो केसेस, पीडियाट्रिक केसेस, जीरियाट्रिक केसेस, ऐसा नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ बहुत सारे कंडीशंस को हम हाइड्रोथेरेपी देके ट्रीट कर सकते हैं। एक प्रश्न कॉमनली आता माझ्या डोक्यात आला की पॅरालिसिस असेल किंवा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तर ज्यांना विकनेस आलाय, लकवा झालाय, तर अशांना तुम्ही टँकमध्ये आधी मुळात उभं कसं करता, किंवा हाइड्रोथेरेपीमध्ये काही एक्सेसरीज वापरल्या जातात का पेशेंटसाठी? राइट। अभी आपका क्वेश्चन है कि पैरालिटिक पेशेंट्स को कैसा ट्रीटमेंट दोगे, क्योंकि पैरालिटिक पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता है, दे कांट वॉक ऑल्सो। सो जो पेशेंट नॉर्मली फ्लोर के ऊपर खड़े नहीं हो सकता है, जो पेशेंट चल नहीं सकती है, मतलब जो पेशेंट व्हील चेयर बाउंडेड रहते हैं, वो पेशेंट को हम क्या करते हैं, व्हील चेयर में बिठा के टैंक के अंदर, टैंक के बाहर लेके आता है। उधर बाहर एक क्रेन रहती है, क्रेन को पेशेंट को हार्नेस बेल्ट लगा के, या हार्नेस बेल्ट को क्रेन को अटैच करता है। सो बटन यूज करके क्रेन स्लोली पेशेंट को उठाती है, उठा के पानी के अंदर रखती है। पानी के अंदर रखने के बाद वाटर के अंदर रूफ के ऊपर और एक हार्नेस रेडी रहती है, इधर
क्रेन से हार्नेस बेल्ट वो रूफ के ऊपर जो हार्नेस है उधर चेंज करके पेशेंट को वाटर के अंदर लेती है। सो टैंक के अंदर आने के बाद पेशेंट आराम से वो हार्नेस यूज करके चल सकते हैं। मतलब जो पेशेंट इंडिपेंडेंटली बाहर चल नहीं सकता है, जो पेशेंट उठ के खड़े नहीं हो सकते, वो पेशेंट आराम से वाटर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा कंप्लीटली हार्नेस बेल्ट से सिक्योर होती है। नॉट ओनली दैट, पानी के अंदर पेशेंट कैसा चलता है, हार्नेस बेल्ट भी उनके साथ साथ चलती है। सो पेशेंट फील्स कम्फर्ट अँड सेक्युर्ड. म्हणजे पॅरालायसिस वगैरे असं असलं तरी पेशंटला ती थेरपी आपण देऊ देऊ शकते. मला इथं सांगायचं की महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा हायड्रोथेरपी प्लॅन तुमच्याकडे आहे आणि आपण या पॉडकास्टमध्ये तो बघणार पण आहे. तोपर्यंत बघूया पेशंटना कशा प्रकारे सेशन्स दिले जातात. चला बघूया. आपण बघितलं की पेशंटना कशा पद्धतीनं त्या टँकमध्ये ट्रीटमेंट दिली जाते. आता एक कॉमन प्रश्न असतो की तुम्ही म्हणाला की गरम पाण्याची जी ट्रीटमेंट आहे, मग याच्यात पाण्याचं टेम्परेचर किती असतं आणि ते कसं मेंटेन केलं जातं? एक्चुअली टेम्परेचर कंट्रोल रहती है इसमें, लाइक 30 to 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कोई भी पेशेंट हो, कोई नॉर्मल पीपल दे कैन बेयर दैट वार्मथ. सो उसके लिए अलग सा मशीनरी रहती है. इट टेक्स 18 आवर्स टू गेट वार्म ए टैंक. मतलब अब हमारे पास जो टैंक है वो 30,000 लीटर कैपेसिटी का है. सो हमको 18 आवर्स लगती है टैंक वार्म होने के लिए. इसलिए हाइड्रो सेशंस जो रहती है ऑल्टरनेटिवली रहती है. मतलब इट्स लाइक ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ताकि टैंक वार्म होने के लिए टाइम लगता है. मग या हायड्रोथेरपी, आता तुमचा टँक खूप मोठा आहे, तर एका वेळेला किती पेशंटना ट्रीटमेंट दिली जाते आणि त्याचे सेशन्स किती मिनिटाचे असतात? आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असतो की एवढे पेशंट वेगवेगळ्या आजारातले असणार, तर हायजीन पण कसं मेंटेन करता तुम्ही? राइट, करेक्ट क्वेश्चन सर. एक्चुअली एट ए टाइम ओनली 2 पेशेंट्स ले सकते हैं हम हाइड्रोथेरेपी टैंक में, क्योंकि 3-4 ऑलरेडी पेशेंट्स है. सो दे कांट स्टैंड, दे कांट वॉक, दे कांट हैव बैलेंस ऑल्सो. सो पूरा क्राउड लेके पानी के अंदर पेशेंट को, मतलब ऐसा डरावा करने से अच्छा पेशेंट को 2 ही पेशेंट लेता है टैंक के अंदर, और एक पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंस रहता है, हाइड्रो अटेंडेंस रहता है, और फिजियोथेरेपिस्ट कंपलसरी, हाइड्रोथेरेपिस्ट जो है वो कंपलसरी रहते हैं. हाइड्रोथेरेपिस्ट के प्रेजेंस में ही ये ट्रीटमेंट चलती है पेशेंट का. सो और पेशेंट का ड्यूरेशन जो रहती है 40 to 45 मिनट्स 1 सेशन रहती है, उससे आगे नहीं रहती है. और पेशेंट के सीवियरिटी के हिसाब से रहती है. वो भी पेशेंट के सीवियरिटी के हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल बनती है. आर्थरेटिक पेशेंट्स का अलग रहता है, पैरालिटिक पेशेंट्स का अलग रहती है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, प्रोटोकॉल अलग रहते हैं पेशेंट. खेळाडू जे असतात म्हणजे स्पोर्ट्स इंजुरीज वगैरे, तो कोणत्या प्रकारच्या स्पोर्ट्स इंजुरीमध्ये हायड्रोथेरपी काम करते? एक्चुअली इधर बोलना है तो अभी तक एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, एक हाइड्रोथेरेपिस्ट हो, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को रेमेडियल पर्पस में यूज हुआ. मतलब सबका थिंकिंग ऐसा है कि इंजरी होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, इंजरी होने के बाद रिहैब के लिए, नहीं तो सर्जरी होने के बाद हाइड्रोथेरेपिस्ट के पास जाना है रिहैब के लिए. बट द थिंग इज लाइक हम ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए हाइड्रोथेरेपी 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज डेवलपमेंटल फेज एंड सेकंड वन इज रेमेडियल फेज. डेवलपमेंटल फेज में क्या होता है कि इंजरी कब होता है, क्यों होता है? इंजरी जब मसल कंप्लीटली फेटिक हो जाती है तभी इंजरी होने का चांसेस रहता है. फॉर एग्जांपल एक टेनिस प्लेयर को ले लो आप. एक टेनिस प्लेयर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स उसका शोल्डर यूज करते हैं, उसका आर्म मूवमेंट 100,000 ऑफ टाइम्स पर डे ही यूज. एक सेशन में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ही यूज दिस मूवमेंट. ओके, ये बार बार यूज करने से क्या होता है, इनका जो मसल्स है, पर्टिकुलर मसल्स विच आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन हिज गेम विल गेट वीक. वीक होने के बाद पेन होती है, पेन किलर लेता है प्लेयर, पेन किलर लेके अगेन ही स्टार्ट डूइंग हिज एक्टिविटी. मगर ऐसा रिपीटेटिवली एक मसल के ऊपर वर्क करने के बाद मसल फेटिग होती है, फेटिग होने के बाद इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद भी किया तो इट ब्रेक्स. So developmental phase में we hydrotherapists what we do is we focus on that particular muscle. अभी टेनिस एल्बो
टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर को कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है ज्यादा, ओके। फुटबॉल प्लेयर उसको कौन सा मसल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आर्चरी प्लेयर को कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है, Shoulder. हाँ शूटर उनको कौन सा, रेसलर। सो जो मसल्स वो ज्यादा रिपीटेडली यूज करता है उनके ऊपर फोकस करके वो मसल्स हम स्ट्रेंथनिंग करता है। मसल स्ट्रेंथनिंग हुआ तो इंजरी होने का चांसेस नहीं रहता है, मसल स्ट्रेंथनिंग हुआ तो ऑटोमेटिकल फेटिग होने का चांसेस नहीं रहता है। सो डेवलपमेंटल फेज में एक प्लेयर आया तो उनको उसके स्पोर्ट के हिसाब से उनका प्रोटोकॉल रहती है, जो मसल्स इन्वॉल्व होता है इनको स्पोर्ट्स में मेजरली उनके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर उनको स्ट्रेंथनिंग करता है और उसका स्टैमिना बढ़ाता है, उसका एजिलिटी बढ़ाता है, ताकि वो बार बार इंजरी होने का चांसेस नहीं मिले। और सेकंड वन इज रेमेडियल फेज में आफ्टर इंजरी। फॉर एग्जाम्पल एथलेट्स में ले लो, लिगामेंट इंजरी कॉमन हो जाता है, कुछ एसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी। सो ऐसा प्लेयर्स आता है इंजरी होने के बाद ऑपरेटर करके इधर आ जाता है, किसके लिए, रिहैब के लिए। आने के बाद क्या होता है, उसको रिहैब करते हैं हाइड्रोथेरेपी में अलग प्रोटोकॉल बना के। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल पीपल को अगर लिगामेंट इंजरी हुआ, ऑपरेट हुआ, तो उनको सर्जरी के बाद हम रिहैब करता है। रिहैब करने के बाद उनका एक्सपेक्टेशन नॉर्मली चलना है, बैठना है, उठना है। बट स्पोर्ट्स प्लेयर का एक्सपेक्टेशन वो नहीं है, दे हैव टू गो बैक टू देयर स्पोर्ट। सो उसके हिसाब से उनको प्रोटोकॉल बना के उसका मसल्स पूरा स्ट्रेंथनिंग करता है। नॉट ओनली दैट, ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उनको हाइड्रोथेरेपी देने से उनका स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना, उनका एंड्योरेंस, उनका बैलेंस, उनका फ्लेक्सिबिलिटी सब हम बढ़ा सकता है। मग थोडक्यात स्पोर्ट्स पर्सन असतील तर त्यांना हायड्रोथेरपी चांगलं काम करते. मग लहान मुलांचे काही आजार असतील तर लहान मुलांना पण तुम्ही हायड्रोथेरपी देता का? आणि मुळात एक लहान मुलं म्हटल्यानंतर एक प्रश्न असतो की आता जो तुमचा हायड्रोथेरपी टँक आहे तर मुलांना पाण्याची भीती वाटते, तर त्यासाठी तुम्ही काय काळजी घेता आणि त्या टँकची खोली किती असते नॉर्मली, म्हणजे किती फूट? हाँ, हाइड्रोथेरेपी टैंक जो डेप्थ है 5 फीट का रहती है, ज़्यादा नहीं है। और करेक्ट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे लाइक सेरेब्रल पैल्सी बच्चे ले लो ना, डिलेड माइलस्टोन्स ले लो, ऐसा बच्चे आते हैं हमारे पास, पानी देख के बहुत डर लगता है, ऑब्वियसली दे फील, क्योंकि इतना पानी, स्टीम रहती है, मतलब पूरा वो रूम पूरा ऐसा वार्म रहती है, तो फिर अलग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर से थोड़ा पैनिक होते हैं बच्चे। सो स्टार्टिंग बच्चे आते हम पानी में नहीं लेते हैं, सो उनका टेक्निक रहता है, स्लोली बच्चों को पहले फुट थोड़ा वाटर में इमर्स करता है, तो दे फील गुड, मतलब ऐसा गर्म पानी फुट का टच होते दे फील गुड, सेफ। सो स्लोली एक एक पार्ट, फुट, नेक्स्ट लेग्स, नेक्स्ट थाइस, ऐसा स्लोली बॉडी को इमर्स करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, छोटे बच्चे जो सेरेब्रल पैल्सी बच्चे, मतलब लाइक 12 ईयर्स के अंदर मोस्टली आते हैं हमारे पास, वो बच्चों का ऐसा डायरेक्टली वाटर के अंदर नहीं लेते। मैंने आपको बताया था जैसा हार्नेस बेल्ट रहती है, हार्नेस बेल्ट बच्चों को यूज़ करता है। और उसके साथ साथ हाइड्रोथेरेपी टैंक में एक्सेसरीज लगता है अलग अलग, लाइक नूडल्स बोल के रहता है, लाइट वेट नूडल्स, लाइट वेट डम्बल्स, लाइट वेट और हाइड्रोथेरेपी बॉल्स, वो डिफरेंट कलर्स में रहते हैं ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करें। सो वो यूज करके बच्चे ऑटोमेटिकली टॉयस, लाइक दे लुक लाइक टॉयस, सो बच्चे एंजॉय करता है। नॉट ओनली दैट, जो रिंग्स यूज करता है हाइड्रो में, वो हाइड्रो रिंग्स भी यूज करता है। और हर एक बच्चे, सेरेब्रल पैल्सी बच्चे को सेशन में एक हाइड्रोथेरेपिस्ट उनके साथ 3 हाइड्रो अटेंडेंट्स रहता है पर बच्चे को सेफ्टी के लिए। और हाइजीन के लिए, हाइड्रोथेरेपी टैंक हाइजीन के लिए हम आफ्टर एवरी सेशन वी हैव टू गो फॉर सक्शनिंग होता है। एवरी 20 days वी चेंज द वाटर, इवन दो इट इज 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर, एवरी 20 days वी चेंज द वाटर चेंज होता है, उसमें थोड़ा क्लोरीन वगैरह यूज करता है। बट वाटर प्यूरिटी के लिए वी यूज वॉट एवर थिंग्स नेसेसरी। आणि मॅडमचं जे एज्युकेशन आहे हे आंध्र प्रदेशमध्ये झालंय, एंटायर युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स, आणि याशिवाय मॅडम एर्गोनॉमिस्ट पण आहेत. तर मॅडम मला सांगा, एर्गोनॉमिस्ट म्हणजे काय? राइट, एर्गोनॉमिक्स मतलब इज द स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कितना, मतलब कितना क्वालिटी ऑफ वर्क वो दे सकता है, कितना टाइम दे सकता है, कितना एनर्जी दे सकता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब एज ए एर्गोनॉमिस्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो ना, नहीं तो एक इंडस्ट्री में एक मैकेनिकल इंजीनियर ले लो, नहीं तो स्मॉल कैडर से लेको एक, मतलब गुड्स उठाता है एक आदमी। फॉर एग्जाम्पल हम लिया तो फैक्ट्रीज में जो लोड्स रहता है, वो गुड्स रहता है, वो उठाना पड़ता है एम्प्लॉय को, मतलब जो लो कैडर वालों को रिपीटेडली वो बेंड होके गुड्स उठाना रखना से क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्लिप डिस्क होने का चांसेस रहता है, कंप्लीट क्रॉनिक लोअर बैक पेन होने का चांसेस रहता है। सो ये सब कैसा अवॉइड करना है वो एर्गोनॉमिक्स सिखाती है। और फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर में देखें तो आईटी सेक्टर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क करता है कंपनी में, थाउजेंड्स ऑफ चेयर्स रहता है, थाउजेंड्स ऑफ मतलब टेबल्स रहता है। सो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज में सब लोग का हाइट एक ही नहीं रहती है,
सब लोग का वेट एक ही नहीं रहती है, सो सब लोग का बॉडी जो है, बॉडी पोस्चर एक ही जैसा नहीं रहता है। बट सब एम्प्लॉयज एक ही चेयर यूज करता है, एक ही टेबल यूज करता है। इससे क्या होता है, अगर हाइट कम पर्सन जो रहता है एम्प्लॉय, उसको क्या होता है, बार बार ऊपर देख के वर्क करना पड़ता है, उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का चांसेस रहता है। और हाइटेड एम्प्लॉय जो रहते हैं वो नीचे देख के टेबल पे यूज करना पड़ता है कंप्यूटर, तभी भी उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता है। और प्रॉपर मतलब चेयर के वजह से उनका पोस्चर इधर उधर होता है, गलत तरीके से यूज करता है, इससे लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी होने का चांसेस रहते हैं। सो जो एम्प्लॉयज है वो 8 आवर्स 9 आवर्स ऐसा रॉन्ग पोस्चर यूज करके वो वर्क करने से क्या होता है, रिपीटेडली इंजरीज होता है। इंजरी होने के बाद क्या होता है, मतलब स्ट्रेस होता है, इंजरी होता है। सो वो लोग ने फॉर एग्जांपल मोस्टली, मतलब फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है ये पेन, रिस्ट पेन होती है, ठीक है। टेनिस एल्बो होता है, उसका कार्पल टनल सिंड्रोम होती है, रिस्ट पेन होता है क्योंकि रिपीटेडली माउस यूज करता है और ये मॉनिटर के तरफ देखता है और टैब्स यूज करता है। सो ये जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को ठीक तरीके से कैसा बैठना है, कैसा उठना है, मतलब उनका चेयर सिटिंग कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर का जो लेवल कैसा होना है, ये स्लाइड चेंजेस करने से क्या होता है, ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, इन बाहर कंट्रीज में लाइक जापान, चाइना कंट्रीज में देखे तो क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को हर एक हाफ एन आवर के बाद ऑटोमेटिकली टेबल, उनका डेस्क टेबल जो रहते हैं ऊपर जाती है। सो पेशेंट विल स्टैंड अप, सॉरी एम्प्लॉय विल स्टैंड अप, एम्प्लॉय खड़े होके वो यूज करते हैं कंप्यूटर वगैरह, ताकि खड़े होने के बाद ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है और थोड़ा स्ट्रेचेस भी मिलते हैं काफ मसल्स के लिए, और पेशेंट एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा रिलैक्स होती है। हाफ एन आवर के बाद ऑब्वियसली स्लोली नीचे आ जाता है टेबल, नीचे आने के बाद अगेन सिटिंग पोजीशन में बैठ के वो यूज करता है। इससे क्या होता है, उनका बॉडी में स्ट्रेचेस होता है, थोड़ा एक्सरसाइज होता है, थोड़ा रिलैक्सेशन भी होते हैं, ताकि ये सब होने से क्या होता है, एम्प्लॉय को इंजुरीज होने का चांसेस कम हो जाता है। इंजुरीज नहीं है, पेन्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भी क्वालिटी ऑफ वर्क को ऑर्गेनायझेशन को दे सकता है। हायड्रोथेरपीचा टँक ॲक्च्युली कसा असतो हे सुद्धा आपल्याला मॅडम या पॉडकास्टमध्ये पुढे दाखवणार आहेत। मॅडम, हायड्रोथेरपी आता तुम्ही सांगितलं की पॅरालायसिस किंवा या मणक्यांचे जे आजार आहेत त्यावर चांगलं काम करते, तर मग हाडांचे आजार किंवा अस्थिविकार म्हणजे फ्रोझन शोल्डर सारखे असतील, फ्रॅक्चर असेल, तर यावर सुद्धा हायड्रोथेरपी काम करते का? हाँ सर, अभी डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन इंडिकेशन होती है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होता है, कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट तक शोल्डर ऊपर तक नहीं आती है, मतलब एक लेवल तक आके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। सो पेशेंट को वो टाइम में मोबिलाइजेशन दे दो, ट्रीटमेंट दे दो, पेशेंट फील्स वेरी डिस्कम्फर्ट, मतलब पेनफुल मूवमेंट रहती है। सो बाहर डिपार्टमेंट में दे वॉन्ट कॉपरेट दैट मच। हाइड्रो में क्या होता है, हाइड्रो में आने के बाद दे फील वेरी प्लेजर, मतलब वार्म वाटर की वजह से उसमें जो मूवमेंट हम बाहर डिपार्टमेंट में करते हैं, वो मूवमेंट में जो मूवमेंट से वो डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो मूवमेंट वाटर के अंदर जाने के बाद हैप्पीली होती है मूवमेंट। ओके, नॉट ओनली दैट, आप पूछ रहे थे फ्रोजन शोल्डर को और आर्थराइटिस पेशेंट्स को, सबको मतलब क्या होता है, बाहर एक्सरसाइज करने के टाइम पेनफुल रहती है, वाटर के अंदर जाने के बाद हमारा बॉडी वेट 0 होती है। सो हमको मतलब वो पेनफुल मूवमेंट नहीं रहते, वी कांट इवन फील पेन, वी कांट फील एनी स्ट्रेस इन आवर बॉडी, इन आवर जॉइंट्स, इन आवर बोन्स, इन आवर लिगामेंट्स, एनीवेयर। सो ऑटोमेटिकली पेशेंट फील्स रिलैक्स एंड दे विल कोऑपरेट। नॉट ओनली दैट, मसल्स रिलैक्स हो जाता है वार्म वाटर की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, टाइटनेस कम हो जाते हैं उससे। अच्छा, बऱ्याच वेळा असं असतं की सर्जरी झालेली असते किंवा सर्जरी सांगितलेली असते, तर हायड्रोथेरपी देऊन कॅन वी अवॉइड सर्जरीज? हाँ, लाइक मतलब कंप्लीट, अभी देखो सर, कोई भी कंडीशन हो उसको अक्यूट, सब अक्यूट, क्रॉनिक 3 स्टेजेस रहती है। सो क्रॉनिक स्टेज तक आए मतलब दे हैव टू गो फॉर सर्जरीज। अगर अक्यूट स्टेज, सब अक्यूट स्टेज, ये स्टेजेस में अगर आया था, अगर फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस ही ले लो ना, दे हैव टू गो फॉर TKR, मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को जाना पड़ता है। अगर वो अक्यूट स्टेज में, सब अक्यूट स्टेज में आए तो फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी पैरेलली किया, ट्रीटमेंट लिया, उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी, होम एक्सरसाइज जैसा हम बोलते हैं, ये सब उसके साथ साथ डूज एंड डोंट्स अगर पेशेंट फॉलो किया तो वी कैन अवॉइड सर्जरीज। मतलब ऐसा मेरे एक्सपिरियंस में आई अवॉइडेड सम सर्जरीज। बऱ्याच वेळा आता पेशंट जे असतात हे व्हीलचेअरवर असतात, मग व्हीलचेअरवरच्या पेशंटना तुम्ही कसे औषध उपचार करता, म्हणजे हायड्रोथेरपी कशी देता? सो व्हीलचेयर पेशेंट जो रहता है ना सर, मतलब इसमें भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है,
मतलब हाइड्रोथेरेपी में भी हाँ, डूज डोंट्स उसमें मैं आगे आने ही वाला था। हाँ, डूज डोंट्स है। सो व्हीलचेयर पेशेंट जो है उनको व्हीलचेयर से लेके आता है, लेके आने के बाद क्रेन रहती है उधर पेशेंट को उठाने के लिए, हार्नेस बेल्ट रहती है, पेशेंट को हार्नेस बेल्ट अप्लाई करते हैं, उधर से क्रेन से उठा के पानी के अंदर लेते हैं, पानी के अंदर आने के बाद ऊपर हार्नेस जो रहता है उधर विल शिफ्ट द पेशेंट टू द वाटर। सो आने के बाद पेशेंट फील्स कंफर्ट, मतलब सिक्योर फील होता है पेशेंट, और पानी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहती है वो स्किन को टच होके उसको एक फ्रेंडली फीलिंग आता है, मतलब एक लाइक वार्म फीलिंग, मतलब दे फील लाइक समवन इज देयर टू होल्ड मी, इवन दो अटेंडेंस रहती है, हाइड्रोथेरेपिस्ट रहती है। सो विल उधर आने के बाद जो एक्सरसाइज वो बाहर करने के लिए वो मना करता है, वो एक्सरसाइज वो अंदर करने के लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। नॉट ओनली दैट, बाहर करने के टाइम टाइटनेस रहती है, वो टाइटनेस पेन रहती है, पेन की वजह से वो टाइम अगर आप मोबिलाइज करने के लिए सोचा तो अभी पेशेंट वोंट कॉपरेट और टाइट बनाता है, मतलब उसका जो कंट्रैक्ट होता है मसल्स पूरा, मगर पानी के अंदर आने के बाद दे वोंट फील पेन। सो व्हाट दे डू इज एकदम रिलैक्सली रहते हैं, वो टाइम में पानी के अंदर भी मोबिलाइजेशन देती हूँ मैं, मोबिलाइजेशन देने के टाइम एकदम मसल्स पूरा रिलैक्स रहती है। सो ऐसा फ्रीक्वेंटली मोबिलाइजेशन और फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज से क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो व्हीलचेयर छोड़ के दे विल स्टार्ट वॉकिंग। या हायड्रोथेरपीमध्ये एज लिमिट काय असतं, म्हणजे किती वयोमर्यादा तुम्ही ठेवली, किंवा ह्याच्यावर बाबा हायड्रोथेरपी तुम्ही देत नाही, किंवा ह्याच्यापेक्षा कमी वय असेल तर हायड्रोथेरपी देता येत नाही, असं काय एज लिमिट आहे का? There is no age limit for hydrotherapy, sir. There is no side effect for hydrotherapy too. Actually आप सुना होगा बैंगलोर, नॉट ओनली बैंगलोर, अब्रॉड में भी हाइड्रोथेरेपी मतलब वाटर के अंदर डिलीवरीज हो रहे हैं, वाटर के अंदर, ओके, सेफ डिलीवरीज और पेनलेस डिलीवरीज हो रहे हैं। हम इधर थोड़ा पैनिक होता है, वाटर मतलब छोटे बच्चे वैसे इमर्ज होता है, कुछ ब्रेथलेसनेस होता है बोल के, बाहर कंट्रीज में मंथ्स बेबीज को भी पानी में ऐसा छोड़ता है, मतलब रिंग्स डाल के थोड़ा सेफ्टी मेजर्स यूज करके, ताकि उनका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है बोल के। सो हाइड्रोथेरेपी टैंक में नो एज लिमिट, मंथ्स बेबी से 100 ईयर्स पर्सन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं आराम से। ही एक चांगली माहिती आपल्याला कळली की आपल्याला हायड्रोथेरपीसाठी वयोमर्यादा नाही आहे, कोणत्याही वयोगटात हायड्रोथेरपी आपण घेऊ शकतोय. तुमच्याकडं असे रुग्णांचे काही अनुभव तुम्ही शेअर करू शकता का, की असा असा आजार होता किंवा खूप कॉम्प्लिकेशन्स होते आणि हायड्रोथेरपी केली आणि तो आता पूर्ण बरा आहे, किंवा जसं आपण म्हटलं की फिजिओथेरपीमध्ये स्वावलंबन हे फार महत्वाचं आहे, तर तो बरा झालाय? हाँ, एक्चुअली आई वांट टू शेयर, मेरे पास एक 4 इयर्स बैक एक रूमेटेड आर्थराइटिक पेशेंट आई। रूमेटेड आर्थराइटिक पेशेंट्स में हर एक ईच एंड एवरी जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन रहती है, पेनफुल मोमेंट्स रहते हैं वो पेशेंट। मतलब रत्नागिरी से एक पेशेंट आई मेरे पास, फीमेल पेशेंट है। सो जब वो मेरे पास आई थी तब शी वॉज कम्प्लीटली लाइंग पोजिशन, मतलब खाना भी लेट के खाती थी, कुछ भी हो, मतलब एवरीथिंग लाइक शी इज लाइक क्या बोलना है कि एक स्टिक जैसा था पूरा बॉडी, थोड़ा भी टच किया तो वेरी पेनफुल मोमेंट्स, चिल्ला चिल्ला के रोती थी। उनको फिजियो स्टार्ट किया था मैंने। एक्चुअली उनके फुट के नीचे जो डेड स्किन निकालने के लिए मुझे 1 मंथ लगा था, मतलब इतना मोबिलाइजेशन देती रहती हूँ, इतना डेड स्किन नीचे गिरता रहती थी, मतलब इतने टाइम तक वो एक ही पोजिशन में बेड के ऊपर लाइंग पोजिशन में थी। सो वो पेशेंट को जस्ट 6 मंथ्स मैंने फिजियो दिया था, थोड़ा बहुत चेयर में बैठने लगी थी, थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया। देन पैरेलली में फिजियोथेरेपी से हाइड्रोथेरेपी भी देना स्टार्ट किया था। जब फर्स्ट डे उसको मैं हाइड्रोथेरेपी भी लिया था तब 5 अटेंडेंट्स का जरूरत पड़ा था मुझे, 5 अटेंडेंट्स, क्योंकि इतना पैनिक और शी इज नॉट रेडी टू कम इनटू द वाटर, डर के बोलते बाहर नहीं चल सकती हूँ, बाहर खड़े नहीं हो सकते, हाउ कैन आई वॉक इन द वाटर, ऑब्वियसली शी विल हैविंग द डाउट। सो मेरे साथ 4 to 5 अटेंडेंट्स था। स्टार्टिंग डे उसको मैं व्हील चेयर में लेके आई थी, क्रेन यूज किया, वाटर के अंदर लिया, हार्नेस बेल्ट अप्लाई किया उसको मैंने, इतना मतलब 10 मिनट सेशन के लिए इतना मुझे मतलब लाइक इट्स लाइक 1.5 आवर सेशन हुआ था मुझे, ये एक पाई उठाने के लिए रेडी नहीं थी वो, मतलब इतना ये हुआ था। बाद में उसको ऐसा स्लोली कुछ सेशंस हुआ था, फिजियोथेरेपी भी दिया मैंने, हाइड्रोथेरेपी दोनों पैरेलली दे के उस मतलब लाइक 11 मंथ्स लगा था मुझे उसको। आफ्टर 11 मंथ्स शी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। रत्नागिरी में उसके घर है, लिफ्ट नहीं है उसके अपार्टमेंट में, सो वो चल के मतलब स्टेप्स चढ़ के ऊपर घर तक गई थी, एक सक्सेसफुल डिस्चार्ज, मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी। खूप चांगला अनुभव तुम्ही शेअर केला. आता हायड्रोथेरपी ही तुम्ही इथे यूज करता, तर त्याबरोबर तुम्ही फिजिओथेरपीची ट्रीटमेंट पण सुरू असते का, फक्त हायड्रोथेरपीवर पेशंट रिकवर करता? नहीं सर, हाइड्रोथेरेपी से होती है। हाइड्रोथेरेपी में स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, एंड्योरेंस ये होती है।
बैलेंस वगैरह हाइड्रोथेरेपी में। मगर उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी भी नीडेड है। फिजियोथेरेपी हाइड्रोथेरेपी बोथ इट्स एन मैजिक कॉम्बिनेशन, दोनों मिलके किया तो बहुत सारा मिरेकल्स वी कैन सी। इथं मला सांगायचं की जर तुम्हाला राजकुमारी नायडू, डॉक्टर राजकुमारी नायडू मॅडमचं मार्गदर्शन हवं असेल तर त्यांची पूर्ण माहिती ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही म्हणालात की हे कॉम्बिनेशन जर केलं तर खूप जास्त मॅजिकल होतं, तर पुन्हा एक तोच प्रश्न येतो की जर पेशंट जुना आहे, जुना आजार आहे आणि तुमच्याकडे आला आणि ही कंबाईंड थेरपी केली तर किती जुना पेशंट असला तरी तो रिकवर होऊ शकतो? हाँ, जूना पेशेंट मतलब सर इट डिपेंड्स उसका सिवियरिटी कितना है। मतलब इंजरी हुआ या सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसा छोड़ देते हैं, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करता है, फिजियोथेरेपी नहीं लेता है, छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली कंट्रैक्चर्स रहता है, टाइटनेस बढ़ती है। सो रिकवरी होने के लिए पहले ये देखना है कि उसका सिवियरिटी कितना है, इंजरी कब हुआ, मतलब सर्जरी कब हुआ, हाँ उसमें बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह तैयार हुआ है क्या, कितना कंट्रैक्चर से, कितने एरिया में कंट्रैक्चर से, और पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है, ये सब भी मैटर करते हैं उसमें। मग हायड्रोथेरपी देताना कधी असं झालंय का की सेशन तुम्हाला अचानक, म्हणजे एखादा पेशंट आहे, सेशन समजा तुमचं जे काही टाइम शेड्यूल असेल आणि पेशंट घाबरलाय किंवा त्याला काहीतरी अचानक वेगळाच त्रास होतोय आणि तो सेशन बंद करायला लागला, असा काय अनुभव आला का? अनुभव मतलब स्टार्टिंग में एक पेशेंट थे, उनको हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर से डर लगता है उनको। एक्चुअली कोई भी पेशेंट आया ट्रीटमेंट के लिए, ये प्लेयर है कोई भी आए तो डायरेक्टली वाटर के अंदर नहीं लेते हम, पहले उनकी असेसमेंट रहती है। असेसमेंट में उनका पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री वो लेते हैं, उसके साथ साथ उसको कुछ फोबियास वगैरह है क्या वो भी देखते हैं हम उसमें। सो उसने मुझे बताया नहीं लाइक इसको फोबिया बोल के। सो वाटर में अंदर आने के बाद थोड़ा पैनिक हुआ था, नॉट ओनली एडल्ट, बच्चे भी पैनिक होता है थोड़ा बीच में आने के बाद, क्योंकि वाटर लेवल स्लोली स्लोली बढ़ती रहती है। सो बीच में आने के पैनिक हो गया था, पैनिक होके वो ही वांट टू कम आउट ऑफ द टैंक। सो वो टाइम में स्लोली मैंने काउंसलिंग दिया था। उसमें बेंच रहती है, आई मेड हिम टू सिट ऑन दैट बेंच, तो उनको स्टोरी उसको एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन करने के बाद ही वॉज रेडी एंड ही डिड। मतलब पेशेंट्स में रहती है, मतलब सब लोग स्विमिंग नहीं आता है, ऐसा बहुत लोग रहते हैं लाइफ में कभी पानी के अंदर गया नहीं, कुछ लोग को फोबिया रहता है, कुछ लोग को चांस ही नहीं मिलता है। सो वाटर के अंदर के आने के बाद वो ऑब्वियसली थोडा बहुत आणि खास करून लहान मुलांना, कारण तुम्ही जे सांगितलं की एक साधारण 5 फूट खोल टँक असतो म्हटल्यानंतर थोडं लहान मुलांना त्याचा फोबिया वाटणं स्वाभाविक आहे. मग या हायड्रोथेरपी देत असताना काही कॉन्ट्राइंडिकेशन्स आहेत का की या पेशंटना किंवा या कंडिशनला आपण हायड्रोथेरपी नाही वापरू शकत, असं काय आहे का? हाँ सर, बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाइड्रोथेरेपी टैंक में हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि नॉट ओनली पेशेंट्स, वी स्टाफ टू विल बी इन द टैंक। पेशेंट्स ठीक होने के लिए वाटर के अंदर आता है, वाटर के वजह से उसको डबल नहीं होना चाहिए, उसका जो भी प्रॉब्लम जो भी कंडीशन हो। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिया तो फर्स्ट वन ओपन वुंड्स, कोई भी पेशेंट को ओपन वुंड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर के अंदर केमिकल रहती है, क्लोरीन रहती है, जो सबको सूट नहीं होती है। अगर ओपन वुंड्स है तो और तकलीफ होने का चांसेस रहती है। हाइड्रोफोबिया नहीं होना चाहिए, मतलब पानी से डर नहीं होना चाहिए। थर्ड वन कन्वर्जन्स प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिट्स वगैरह नहीं आना चाहिए पेशेंट को, कभी कभी वाटर के अंदर आने के बाद चांसेस रहता है। और इसके साथ साथ यूरिन और मोशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए पेशेंट को कंपलसरी। सो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहते हैं पेशेंट का। ये सब असेसमेंट लेने के टाइम पेशेंट के पास कंप्लीट हिस्ट्री लेके ही तभी हम विल गो फॉर द सेशन। खूप चांगली माहिती दिली. जर कोणाला जखम असेल, ओपन वुंड असेल तर हायड्रोथेरपी देता येत नाही, त्यानंतर कन्व्हर्जन असेल तर देता येत नाही, आणि मलमूत्र याच्यावर नियंत्रण नसेल तर देता येत नाही. तर अजून एक मला एक प्रश्न सुचला की कॉमनली असतं की मला पॅरालायसिस आहे किंवा मला बाकी आजार आहेत आणि मला हायड्रोथेरपी पाहिजे, पण मला आज ताप आला अचानक किंवा मला टेम्परेचर आहे किंवा लेडीजमध्ये बराच वेळा असतं किंवा माझे मासिक पाळी येणार आहे किंवा आत्ता सुरू आहे, तर अशा वेळेला हायड्रोथेरपी तुम्ही देता का? किंवा स्किन डिसीज असतात, एखादा त्वचा विकार असेल तर मग तुम्ही कसं करता? नहीं सर, एक्चुअली फीवर में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर अलग रहती है, रूम टेम्परेचर अलग रहती है, वाटर का टेम्परेचर अलग रहती है, ये सब मिसमैच होती है। सो टेम्परेचर है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पीरियड्स के टाइम में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, और स्किन डिजीज वगैरह है तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके, तो ये सब आप पहले पूछते, हिस्ट्री आप सब लेते हैं और पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, एवरीथिंग विल सी, उसके हिसाब से हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। मग त्यानं अजून एक प्रश्न असा असतो की आता थेरपी घेतली आणि अचानक एखाद्याला सर्दी खोकला किंवा असं काय बघण्यात आलं का? कारण नॉर्मली गरम पाणी असते तरी पण
आज मी सेशन घेतलंय आणि अचानक मला मग डोकं जड झालंय किंवा असं काय होतं का? ऐसा होता है, कंपल्शन नहीं है, मगर फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन होने के बाद स्लाइट बॉडी पेन्स होता है क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो जाता है। सो स्लाइट बॉडी पेन्स रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट को होता है, हर एक इंसान को होता है, कुछ कुछ लोग को होता है। और कोल्ड कफ बहुत रेयरली सर, बहुत रेयरली होता है क्योंकि इट्स ए क्लोज्ड हाइड्रोथेरेपी टैंक। सो वार्म वाटर टैंक है, स्टीम रहती है उसमें, सो कोल्ड कफ होने का चांसेस बहुत कम है। मेरे एक्सपीरियंस ये 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस में तो बहुत रेयरली देखी हूँ। म्हणजे प्रमाण अगदी रेअरली आहे. जर तुमची थेरपी घेतली तर कफ कोल्डचे चान्सेस खूप कमी असतात. खूप कम. मग या हायड्रोथेरपीमध्ये तुम्ही कोणती यंत्र किंवा तंत्र वापरता, याची काही नावं सांगू शकाल का? हाँ, टेक्निक्स. राइट राइट। हाइड्रोथेरेपी में भी कुछ यूज कर सकता है, मतलब सबको लगता है सिर्फ एक्सरसाइज करता है क्या, हाइड्रोथेरेपी में क्या क्या यूज करता है। अभी बाहर जिम में देखे तो ट्रेडमिल रहती है, साइकिल रहती है, ऐसा। हाइड्रोथेरेपी में भी ट्रेडमिल रहती है, हाइड्रोथेरेपी में भी साइकिल रहती है जो स्ट्रेंथनिंग के लिए बाकी सबके लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोथेरेपी में नूडल्स लेके रहते हैं, लाइट वेट नूडल्स रहती है, उसके साथ लाइट वेट डंबल्स रहती है, हाइड्रो बॉल्स रहती है। ये सब यूज करके हम एक अच्छा प्रोटोकॉल बनाते हैं, ये सब यूज करके एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, म्हणजे हायड्रोथेरपीमध्ये या वेगवेगळ्या टेक्निकचा वापर करून टेक्निक्स एंड एक्सेसरीज भी रहती है, अलग अलग टाइप ऑफ। करून तुम्ही हाँ, खूप चांगली माहिती दिली. आता मला सांगायचंय की आता हायड्रोथेरपी हा जो आपण विषय घेतलाय तर तो टँक ऍक्च्युली कसा असतो हे मॅडम आपल्याला दाखवणार आहेत. तर चला जाऊन बघूया. तर मग बघूया हायड्रोथेरपी टँक कसा आहे. सो आपने क्वेश्चन पूछा था व्हील चेयर बाउंडेड पेशेंट को आप कैसा लेता है बोल के। सो व्हील चेयर बाउंडेड पेशेंट को व्हील चेयर से हम उधर तक लेके आते हैं। उधर में जो दिखाया था, उधर हम क्रेन लगाता है, उधर से पेशेंट को उधर शिफ्ट करता है। वो जो है हार्नेस बेल्ट है, यहाँ पे उधर से पेशेंट को स्लोली ऐसा वॉकिंग करवाता है। सो दिस इज द हाइड्रोथेरेपी टैंक। इधर से उनका वो जो है वो नूडल्स है, एक्वा नूडल्स है जो पेशेंट को यूज करता है करने के टाइम। आणि मग ह्याच्यामध्ये प्रेशर क्रिएट होतं का पाण्याचं? आपको दिखाना है तो इधर अंदर है, सक्शन ऑपरेटर्स अंदर है, हीटर भी है। दिस इज द प्यूरिफिकेशन प्लांट। सो इसे पूरा क्लीन होती है हाइड्रोथेरेपी टैंक, कुछ भी छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स भी हम इधर प्यूरिफाई करते हैं वाटर। दिस इज सक्शन ऑपरेटर्स, जो भी डस्ट पार्टिकल्स डर्ट जो रहती है वो सक्शन करती है। और दिस इज टेम्परेचर कंट्रोल, इधर आप देख सकते हैं टेम्परेचर वगैरह। मॉर्निंग स्टार्ट किया था हम, अभी 28, कल सेशन तक 33-34 तक जाती है वो। और ये कंटिन्यू मेंटेन रहता है? कंटेंट मेंटेन रहती है, स्लोली इंक्रीज होती रहती है उसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कंट्रोल है ये। एंड दिस इज सक्शन। सो दिस इज द हाइड्रोथेरेपी टैंक। बाहर जो है वो सक्शन ऑपरेटर से, उधर जो प्यूरिफिकेशन रूम है। सो कंप्लीट हाइजेनिक है, वाटर देखे तो भी कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर दिखता है आपको। मग एवढ्या टँक मध्ये फक्त 2च पेशंट ऍट अ टाइम असतात? दोनों पेशेंट्स। सो 2 पेशेंट्स है तो कंफर्टेबल रहते हैं। ज्यादा क्राउड है तो पेशेंट के ऊपर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, और भीड़ है तो पेशेंट वोंट फील कंफर्टेबल। सो 2 पेशेंट है तो वॉकिंग वगैरह है तो पेशेंट कैन यूज कंप्लीट टैंक। पेशेंट ज्यादा नहीं है तो दे कांट यूज कंप्लीट टैंक। सो इसलिए पेशेंट्स 2 ही लेते हैं हम एट ए टाइम। आणि ह्याच्यामध्ये मग तुम्ही व्यायाम करून घेता? यस यस, डिफरेंट ऐसा। अभी वो देखो रेलिंग देखो ना पेशेंट सेफ्टी के लिए। सो जो स्टार्टिंग स्टेज में वॉकिंग नहीं आता पेशेंट्स को, हार्नेस यूज करते हैं। एक बार थोड़ा बहुत उनको बैलेंस आया, वॉकिंग स्टार्ट हुआ तो वो रैंप यूज करके, वो जो रेलिंग है वो यूज करके पेशेंट्स वॉकिंग स्टार्ट हो जाता है। मग जेव्हा पेशंट पाण्यात असतात, आता समजा 2 पेशंट पाण्यात आहेत, तर तुमच्या टीम मधलं कोण पाण्यात उतरतं का फक्त पेशंटच असतं? नो नो नो, हर एक पेशेंट को 2 अटेंडेंट्स, मतलब 2 पेशेंट्स है तो 4 अटेंडेंट्स रहता है। उसके साथ साथ मैं भी रहती है, एक हाइड्रोथेरेपिस्ट विथ 4 हाइड्रो अटेंडेंट्स रहता है। सो एक पेशेंट 1:2, एक पेशेंट के म्हणजे लिए 2 एका attendants। वेळेला या टँक मध्ये पेशंट सोबत अटेंडन्स पण असतात? अटेंडेंस। पेशेंट को एक बार अंदर लेके आया, डिपार्टमेंट के अंदर लेके आने के बाद, आने से कंप्लीट चेंज उसका सेशन होके उनको चेंजिंग करके उनके वार्ड पे छोड़ने तक अटेंडेंस विल बी विद देम ओनली, द पेशेंट ओनली। आत्ताच आपण हायड्रोथेरपीचा टँक बघितला. मॅडमने खूप छान माहिती दिली आणि मला असं वाटतं या पॉडकास्टच्या माध्यमातून हायड्रोथेरपी या विषयावर हा यूट्यूबवरचा पहिलाच पॉडकास्ट आहे. त्यामुळं लोकांना पण नवीन जी काही ॲक्च्युली मॅडम म्हणाले ही थेरपी जुनी आहे, पण लोकांनाही नव्यानं कळले. मॅडम, तुम्ही आत्ता वेगवेगळे अनुभव सांगितले, तर प्लेयर्सबद्दल जे खेळाडू असतात त्यांचे काही अनुभव सांगू शकाल?
राइट. एज ए हाइड्रोथेरेपिस्ट प्राउडली आई कैन से कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी हाइड्रोथेरेपी सेशंस दिया, नेशनल प्लेयर्स को भी हाइड्रो सेशंस दिया है, दे चुकी हूँ. और एक लवली एक्सपीरियंस मुझे एज ए हाइड्रोथेरेपिस्ट, एक 4 years बैक कोल्हापुर में फुटबॉल नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, विमेंस फुटबॉल नेशनल चैम्पियनशिप. वो टाइम में कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र टीम को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मुझे अपॉइंट किया था. सो आई वॉज विद देम फुटबॉल प्लेयर्स. फर्स्ट डे मैच हुआ था न्यू पैलेस उधर ग्राउंड पे. दे लॉस्ट देयर मैच. ओके, सो बच्चे सब लोग स्ट्रेस में थे, उनको इंजुरीज भी है, फुटबॉल है आपको पता है, पूरा फिजिकल ये थिंग रहती है. सो मैंने उनके कोच को बोली थी जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोथेरेपी सेशन देती हूँ, आई वांट टू गिव सम एक्सपीरियंस फॉर देम हाइड्रोथेरेपी बोल के. लकीली ही सेड ओके. उस दिन शाम को मैंने एक हाइड्रो सेशन दिया था फॉर अबाउट 1 hour. मैंने सब प्लेयर्स को हाइड्रो सेशन दिया. दे फेल्ट वेरी गुड. जाने के टाइम बोल रहे थे मैम वी एंजॉयड अ लॉट. आई वाज हैप्पी. बट सेकंड डे मैच में दे वन द मैच. मतलब इट्स अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी. नेक्स्ट डे मैंने पूछा था, सब लोग बोल रहे थे कल हम लोग इतना स्ट्रेस में है मैडम, मतलब बॉडी पेन्स वगैरह है, हाइड्रो लेने के बाद इतना रिलैक्स हो गया, इतना स्ट्रेस रिलीफ हुआ, मतलब वी फेल्ट एनर्जेटिक. सो सेकंड डे मैच में दे वन द मैच. आई वॉज वेरी हैप्पी. इट्स ए लवली एक्सपीरियंस फॉर मी विद प्लेयर्स. मतलब पेशेंट्स का बहुत एक्सपीरियंस है, बट प्लेयर्स के साथ ये एक अच्छी एक्सपीरियंस है. और उसके साथ साथ जो भी प्लेयर्स को मैंने इधर हाइड्रोथेरेपी दिया था, वो लोग भी मतलब मैच को जाने के पहले भी, आने के बाद भी, मेडल्स लेके आने के बाद भी दे यूज टू शेयर विथ मी. सो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी हाइड्रोथेरेपी सेशंस दिया मैंने. और रिसेंटली भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, रेसलर है, उनको लिगामेंट इंजरी हुआ था, 2 times हुआ था. शी गॉन फॉर सर्जरी इन कोकिलाबेन, मतलब उधर फिजियोथेरेपिस्ट उसको फिजियोथेरेपी सेशंस दिया. शी इज़ फ्रॉम कोल्हापुर. सो उनको मैंने हाइड्रो सेशंस दिया. बाद में इतना फास्ट रिकवरी हुआ कि वो फॉलोअप को जाने के बाद उधर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला है, आई कांट इवन इमेजिन इतना फास्ट रिकवरी हुआ है. ही वॉज वेरी हैप्पी. सो उधर से कॉल आया था मुझे कि यू हैव डन वेरी गुड. उनका ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, सेशंस बहुत अच्छा हुआ बोल के. इट्स अ गुड एक्सपिरियंस फॉर मी. हायड्रोथेरपी ह्याची तुम्ही उत्तम माहिती दिली, मार्गदर्शन केलं. तर शारीरिक इजाच नाही तर काही वेळेला मानसिक कारणं पण असतात, ज्याला आपण सायकॅट्रिक म्हणतो. तो सायकॅट्रिक पेशंटना सुद्धा हायड्रोथेरपी दिली जाते. ये हाइड्रोथेरेपी जो है फिजिकल डिसऑर्डर किंवा त्या दिली जात असेल तर ते सहकार्य करतात का मुळात? राइट. ये फिजिकल डिसऑर्डर्स ही नहीं, मेंटल डिसऑर्डर्स को भी दे सकते हैं. साइकियाट्रिक मतलब ऑटिज्म में बहुत अच्छा इफेक्टिव है हाइड्रोथेरेपी. ऑटिज्म बच्चों को इतना अच्छा इफेक्ट है कि ऑटिज्म बच्चे का स्टेबिलिटी नहीं रहते, एक जगह बच्चे नहीं बैठते हैं, सोशल मिंगलिंग नहीं रहता है, एग्रेसिव होता है. सो वो बच्चों को क्या होता है, हाइड्रोथेरेपी देने से वार्म वाटर टैंक रहती है. सो वार्म वाटर के अंदर लेने के बाद पूरा ये वार्म वाटर के वो पूरा बॉडी को टच होते, स्किन को टच होते, सो वाजो डायलिटेशन होते हैं. उनके साथ साथ उनको सेंसरी इंटीग्रेशन होती है. ये जो गर्म पानी जो रहता है उनको सेंसरी इंटीग्रेशन होने के बाद दे एंजॉय. ऑटिज्म बच्चे पानी किसको पसंद नहीं आता है, सबको पसंद है, सब लोग एंजॉय करते हैं. पानी के अंदर जाने के बाहर आने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते. सो ऑटिज्म केसेस में, ऑटिज्म बच्चे में हाइड्रोथेरेपी देने से स्टेबिलिटी आता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन आता है, उसका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स भी स्टार्ट होता है. मतलब दे कोऑपरेट वेरी वेल. अभी तक मुझे कुछ भी बैड एक्सपीरियंस नहीं है. जितना फिजिकल डिसऑर्डर्स का पेशेंट जो कोऑपरेट करता है उतना वो लोग भी कोऑपरेट करता है. और ऑटिज्म के लिए बेस्ट थेरेपी एक्वाथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी. म्हणजे हायड्रोथेरपी ही फक्त शारीरिक इजाच नाही तर मानसिक कारणामुळे जर काय असेल तरी सुद्धा आपण देऊ शकतो. स्ट्रेस में भी दे सकता है, प्लेजर मिलती है, स्ट्रेस में भी, डिप्रेशन में भी दे सकता है. मूड स्विंग्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उनको भी हाइड्रोथेरेपी गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स. उसमें आईची टेक्निक बोल के एक टेक्निक है, उससे इतना अच्छा रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है. पेशेंट गेट्स रिफ्रेश, मतलब एनर्जेटिक फील होता है. हाइड्रो सेशन होने के बाद जितना पेशेंट्स को मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, सेशन होते ही विद इन हाफ एन आवर दे वांट टू हैव समथिंग फूड. मतलब इतना टायर्डनेस होता है, अच्छा एक्टिविटी होते, गुड स्लीप भी होता है, उससे अच्छा नींद भी आ जाता है, मसल्स गेट रिलैक्स्ड. आता अलीकडच्या काळात स्ट्रेस फॅक्टर आणि मूड स्विंग हा फारच मोठा विषय आहे. हा बऱ्याच जणांच्यात पाहायला मिळतो. मग मूड स्विंग किंवा स्ट्रेस फॅक्टरवर जर काम करत असेल तर मग हायपर टेन्शन ज्यांना आहे तर त्यांचं पण बीपी कंट्रोल व्हायला हायड्रोथेरेपी चांगली काम करेल. चांगली काम करते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करती है हाइड्रोथेरेपी. हाइपरटेंशन लोग को भी अच्छा रहता है. मेडिसिन के साथ साथ वो भी कुछ सेशंस लिया तो दे फील वेरी रिलीफ, मतलब स्ट्रेस रिलीफ रहती है उनका. आज आपण हायड्रोथेरपी याविषयी मॅडमकडनं मार्गदर्शन घेतलं. हायड्रोथेरपी म्हणजे काय आणि त्याच्यात ती ट्रीटमेंट, गरम पाण्याची जी ट्रीटमेंट आहे ती कशी किती दिली जाते, तो टँक कसा असतो,
हे पण आपण बघितलं. यामध्ये मज्जासंस्थेचे विकार असतील म्हणजे पॅरालिसिस, पॅराप्लेजिया, जीबी सिंड्रोम किंवा हाडांचे आजार असतील, अस्थिव्यंगता असेल, फ्रॅक्चर असेल, फ्रोझन शोल्डर असेल, लहान मुलांमध्ये सेरेब्रल पाल्सीसारखा आजार असेल किंवा स्पोर्ट्स इंजुरी असतील, तर या सगळ्या आजारांवर हायड्रोथेरपी ही चांगली काम करते. मॅडम, तुम्ही आजच्या या पॉडकास्टमध्ये आलात आणि बहुमूल्य मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल तुमचे आभार. आणि मला इथं व्ह्युअर्सला सांगायचं की जर तुम्हाला क्वेश्चन्स इन माइंड म्हणजे आमच्याशी डायरेक्ट संवाद साधायचा असेल तर माझा कॉन्टॅक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, आमचा ईमेल आय डी दिलेला आहे. आणखीन कोणत्या विषयावर तुम्हाला पॉडकास्ट हवा आहे किंवा कोणते विषय घेऊन आम्ही यावं असं तुम्हाला वाटतं, हे जरूर कळवा. कमेंट बॉक्समध्ये आजचा पॉडकास्ट कसा वाटला, आजचा विषय कसा वाटला हे जरूर कळवा. आणि मागचे पॉडकास्ट जर बघितले नसतील, पॅरालिसिस, त्यानंतर पोश्चर अँड स्पाईन यावर सुद्धा आम्ही पॉडकास्ट केले, तर ते सुद्धा बघा. आणि भेटूया आपण पुढच्या पॉडकास्टला. थँक्यू.